हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जो टॉपिक है अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है एंड अपकमिंग एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2019 से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगस्त 2019 में हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस मतलब आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को हटा दिया था। प्लस जम्मू कश्मीर ये जो हमारा स्टेट था उसको हमने यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया था, राइट। एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेट में उनकी एक अपनी गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नेंस वगैरह काम करते हैं। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हावी हो जाती है, तो यूनियन टेरिटरी में उनकी अपनी कोई गवर्नेंस नहीं होती या गवर्नमेंट नहीं होती। तो दोनों में डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये तो ये हमने चेंजेस किए थे, प्लस वहां पर डीलिमिटेशन कमीशन को भी गठित किया गया था। तो इस पूरे लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन एग्जैक्टली क्या होता है, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं एंड उसका काम क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। ओवरऑल अभी लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस अपना एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक डीलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था। तो ये जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो जून 2021 से ही स्टार्ट हो चुकी थी और अभी फाइनली जाकर जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अपना फाइनल ऑर्डर रिलीज किया है, जिसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। तो ये फाइनल ऑर्डर क्या है वो तो अभी हम देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि डीलिमिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, तो वही पहले जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ये डीलिमिटेशन एग्जैक्टली क्या है। देखिए डीलिमिटेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो स्टेट असेंबली एंड लोकसभा की सीट्स होती है या फिर जो उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनकी बाउंड्रीज को फिक्स करना या रिड्रॉ करना। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ये हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो इस तरीके से दिल्ली को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि इनकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, सेकेंड है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, थर्ड है ईस्ट दिल्ली, फोर्थ है न्यू दिल्ली, फिफ्थ वाली है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, सिक्स वाली है वेस्ट दिल्ली एंड सेवेंथ है साउथ दिल्ली, राइट। स्पेसिफिकली इस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है एंड हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो कॉन्टेस्टेंट है जो इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं वो खड़े होते हैं और बाकी की जो पॉपुलेशन होती है इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो उनको वोट देती है, ठीक है। तो वोटिंग के बेसिस पर विनर निकाला जाता है, फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर बन जाता है। समझ में आ गई बात। बेसिकली हर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक विनर निकाला जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन होती है वो उनको वोट करती है। तो इसको हम असेंबली या फिर लोकसभा सीट्स की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की बाउंड्रीज को फिक्स या फिर रिड्रॉ करने का काम हमारे डीलिमिटेशन कमीशन का होता है। और ये जो पूरी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वो एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल के द्वारा कैरी आउट की जाती है, जिसको हम डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब डीलिमिटेशन के एक्सरसाइज को कैरी आउट कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन करता है। अब देखिए
आप ये सोच रहे होंगे कि मान लिया कि डिलिमिटेशन को डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, लेकिन कौन से बेसिस पर किया जाता है, क्या बेस होता है उनके पास? सो यहाँ पर जो बेस होता है वो पॉपुलेशन साइज होती है। तो पुराना जो भी लास्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन की साइज देखी जाती है और उसी के बेसिस पर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ किया जाता है। सो हमारा लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था। अभी 2021 का सेंसस नहीं हो पाया है कोविड की वजह से वगैरह, वो तो आपको पता ही होगा, राइट। सो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज देखी जाती है और उसी के बेसिस पर उनको रिड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरी डिलिमिटेशन की प्रोसेस होती है, ये एक्सरसाइज होती है, उसमें स्टेट्स में जो भी लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली की सीट से उनका नंबर चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिएगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, ठीक है, तो वहां पर लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया जा सकता है। या फिर मान लीजिएगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो वहां पर लोकसभा की सीट्स को घटाया भी जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इस प्रोसेस में सीट्स का नंबर चेंज हो जाता है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। प्लस एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एससीज होते हैं मतलब शेड्यूल कास्ट एंड जो एसटीज होते हैं मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए असेंबली सीट्स को रिजर्व भी किया जाता है। तो अगर आपको कहीं पर स्टेटमेंट दी जाती है कि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में एससी एंड एसटी के लिए असेंबली सीट्स रिजर्व नहीं की जाती है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर असेंबली सीट्स को रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कमीशन के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दी जाती है वो फोर्स ऑफ लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है। तो किसी भी कोर्ट में जाकर आप इनके ऑर्डर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन्होंने जो ऑर्डर दे दिया, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये चीज जरूर याद रखना। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस की जाती है उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 82। इसमें ये बोला जाता है कि हर एक सेंसस के बाद जो पार्लियामेंट है वो डिलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट कर सकती है। सो ये जरूर याद रखना कि डिलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट करने का अधिकार किसके पास होता है? तो पार्लियामेंट के पास, ठीक है। एंड दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 170, जिसमें ये बोला जाता है कि हर एक सेंसस के बाद जब भी डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट किया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट्स को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बारे में भी जरूर याद रखना। तो एक बारी सेंसस के बाद ये डिलिमिटेशन एक्ट इनैक्ट हो गया, फोर्स में आ गया, तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिलिमिटेशन कमीशन को गठित करती है। तो अब तक देखिए इंडिया में 4 बारी डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया है। कब कब किया गया है? 1952 के एक्ट के बाद 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था। इसके बाद 1962 के एक्ट के तहत 1963 में डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था। इसके बाद 1972 के एक्ट के तहत 1973 में डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था एंड 2002 के एक्ट के तहत 2002 में ही डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया था। तो टोटल 4 बारी डिलिमिटेशन कमीशन को गठित किया गया है। कब कब? 1952 में, 1963 में, 1973 में एंड 2002 में, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। सो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन को हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना है। और एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर काम करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स को चेंज कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। सो अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला मेंबर होता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दूसरा मेंबर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड तीसरा मेंबर होता है हर एक स्टेट में जहां पर भी ये डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया गया है उस रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो अभी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज थी वो रंजना देसाई जी थी, यही इस डिलिमिटेशन कमीशन को लीड कर रही थी। इसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी के वो सुशील चंद्रा जी है एंड जम्मू कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स है वो के शर्मा जी है। तो इन तीनों को यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन में अभी सिलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर आपको कंपोजिशन पूछा जा सकता है या फिर डिलिमिटेशन कमीशन में इनमें से कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन से नहीं थे, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने अपनी फाइनल ऑर्डर में क्या क्या बोला है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट।
सो देखिए इस पैनल के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको और 7 से बढ़ाया जाएगा। तो पहले जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज 83 थी, अभी 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें ऐड की जाएगी तो इसका नंबर 90 हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, ये जो 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाई जा रही है उसमें से 6 जम्मू में बढ़ाई जा रही है एंड 1 कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। तो ये पता होना चाहिए कि जम्मू में कितनी बढ़ाई जा रही है और कश्मीर में कितनी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ इस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम लोकसभा की सीट्स दिए गए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी 5 लोकसभा की सीट्स को अरेंज किया जाएगा, तो टोटल नंबर यहाँ पर 90 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये जो 7 एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाकर इसका आंकड़ा 90 करने की बात की जा रही है वो इसी की वजह से की जा रही है क्योंकि हर एक असेंबली सीट्स में या हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा की सीट्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। इसके बाद जिस तरीके से हमने थोड़ी देर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए भी सीट्स रिजर्व कर सकता है, राइट। सो स्पेसिफिकली अभी इस डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए टोटल 9 असेंबली सीट्स को रिजर्व किया है और इसमें से भी 6 जो है जम्मू में रिजर्व की गई है एंड 3 जो है कश्मीर में रिजर्व की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो रीजनल डिस्टिंक्शन पहले हुआ करता था उसको भी रिमूव किया गया है। इन द सेंस जम्मू एंड कश्मीर में पहले एक रीजनल डिस्टिंक्शन हुआ करता था, डिफरेंस हुआ करता था, तो अभी इन्होंने क्या किया है कि कश्मीर रीजन में जो अनंतनाग रीजन है एंड जम्मू रीजन में जो राजौरी एंड पूंछ रीजन है उन सभी को कंबाइन कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। एंड एक अलग ही अनंतनाग राजौरी नाम की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर गठित की गई है। सो बेसिकली जो रीजनल डिस्टिंक्शन था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अनंतनाग हो गया, ठीक है, किस में आता है, ये कश्मीर में आता है, ठीक है। और ये जो पूंछ रीजन है एंड प्लस राजौरी रीजन है जम्मू में, उन सभी को अभी मिलाकर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया गया है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सारी फाइनल ऑर्डर थी, इतना ही चेंज यहाँ पर किया गया है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आ गया है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट में देने हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्सन डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है? तो आपके लिए ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। इसके बाद आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट कर सकती है? तो आपके लिए आर्टिकल से आर्टिकल 80, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 एंड आर्टिकल 62। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। एंड आपके लिए तीसरा एंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो विड्रॉ किया जाता है उसके पीछे क्या बेस रखा जाता है या कौन से बेसिस के अकॉर्डिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ किया जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन से ए एरिया, बी इलेक्शन में कितनी स्पेंडिंग की जाती है, सी पॉपुलेशन साइज एंड डी प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो चलिए तीनों के तीनों आंसर देखते कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। और इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।